हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज की क्लास आपकी होगी हिंदी की टॉप लेवल की ज़बरदस्त क्लास। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं, एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है। ठीक है, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आपका टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस पीआरटी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। ठीक है, एक अनौपचारिक अधिगम का भाग पूछा गया है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर माध्यम है जो अनौपचारिक अधिगम का नहीं है। ठीक, ए विकल्प है परिवार, बी विकल्प है समाज, सी विकल्प है दोस्त और डी विकल्प है पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, परिवार अगर देखा जाए, परिवार तो क्या है, अनौपचारिक है। समाज देखा जाए अनौपचारिक है, दोस्त देखा जाए अनौपचारिक है, और अगर यहाँ पर देखा जाए पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक अनौपचारिक ना होकर क्या हो जाती है, औपचारिक हो जाती है। यानी कि यहाँ पर डी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक औपचारिक ना होकर अनौपचारिक ना होकर क्या होती है, औपचारिक होती है। तो यही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम में इतना अंतर है कि औपचारिक उसे कहते हैं जिसका समय सीमा क्या हो, लिमिटेड हो, समय सीमा का पता हो, जैसे स्कूल आपका हो गया। और परिवार क्या होता है, आपका अनौपचारिक अधिगम का साधन होता है। परिवार में हम किसी के द्वारा किसी भी टाइम सीख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहले का डी विकल्प लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि महानायक में कौन सा समास है। महानायक में कौन सा समास है। तो नायक कैसा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नायक है महान, यानी कि महानायक महान। नायक कैसा है, महान है। नायक की विशेषता बताई जा रही है कि नायक महान है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो डी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब विशेषण और विशेष्य की बात की जाए, जिस समास में विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे नायक की विशेषता बताई जा रही है कि नायक कैसा है, तो महान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जीवन में बहुत अंधकार है। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर रेखांकित कर दीजिएगा। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। कारक की संख्या कितनी होती है, कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और पूछा जा रहा है कि जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। अपादान कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है या फिर संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह क्या है, में है। कारक चिन्ह क्या आ रहा है, में आ रहा है। जब में आ जाता है तो आपका सी विकल्प लॉक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाए। जब में और पर की बात की जाए, में और पर की बात की जाए, तो कौन सा कारक हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी विकल्प लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमूर्त का विलोम है। यहाँ पर अमूर्त का विलोम शब्द बताना है। तो अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें दिखाई दे। जो अमूर्त हो, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे। और मूर्त का मतलब, तो अब मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें दिखाई दे। तो अमूर्त का विलोम पूछा गया कि अमूर्त का विलोम क्या हो जाएगा, तो तुरंत आप लॉक कर दीजिए, मूर्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये विकल्प लॉक हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि हालात का समानार्थी है। हालात का समानार्थी शब्द बताना है कि क्या होगा। हालत होगा, स्थिति होगी, समस्या होगा या फिर परिप्रेक्ष्य होगा। तो हालात पूछा गया, किस हालात का मतलब क्या होता है, किसी की स्थिति, कंडीशन। तो यहाँ पर हम बी विकल्प को लॉक कर देंगे कि स्थिति हो जाएगा। हालात का मतलब होता है किसी की स्थिति को दर्शाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन, तो देखिए यहाँ पर प्रतिदिन,
दिन के पहले क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, प्रति प्लस दिन होता है, ठीक है। तो प्रति हमारा क्या है, प्रति हमारा उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। जब उपसर्ग वाला शब्द हो जाता है तो उपसर्ग वाला शब्द हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है, यानी कि यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन हो, यथाशक्ति हो, अगर कोई भी शब्द के पहले अगर उपसर्ग लगा है तो समझ लीजिए वो शब्द कैसा है, अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोदान है। गोदान क्या है, काव्य ग्रंथ है, उपन्यास है, कथाकृति है या फिर महाकाव्य है। तो पहले बात तो आप गोदान को किसने लिखा, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ गोदान क्या है, एक उपन्यास है। यहाँ पर आपका बी विकल्प लॉक हो जाएगा कि गोदान क्या है, तो उपन्यास है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी। प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी होती थी, केवल पुस्तकीय होती थी या फिर जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण होती थी, या फिर सी विकल्प है सैद्धांतिक होती थी, डी विकल्प है इसमें से कोई नहीं। तो केवल पुस्तकीय तो आपका निगेटिव है, क्योंकि केवल पुस्तकीय नहीं होती थी। यहाँ बी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण होती थी। प्राचीन भारत में शिक्षा जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण होती थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उपनयन शब्द में कौन सा समास है। अभी हमने बताया कि अगर शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो वो शब्द क्या हो जाएगा आपका, वो शब्द आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी किसी विकल्प को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि ज्ञानार्जन में कौन सा समास है। ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जन करने वाला, ज्ञान को अर्जन करने, तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह किसका लोप हो रहा है, को का लोप हो रहा है, कि ज्ञान को अर्जन करने वाले को हम कहते हैं ज्ञानार्जन। अगर कारक चिन्ह का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है वो समास आपका तुरंत हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। वो चाहे के लिए हो, में पर की बात किया जाए तो अगर कारक चिन्ह आपका आ रहा है तो समझ लीजिए वो समास आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। संग्रहित, संग्रहित, संग्रहित और संग्रहित। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि बी विकल्प राइट हो जाएगा कि संग्रहित होता है। ठीक है, संग्रहित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऋग्वेद में कौन सी संधि है। संधि कितनी प्रकार की होती है, तो संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। तो पूछा गया कि ऋग्वेद में कौन सी संधि है, वो 3 प्रकार की जो संधि होती है उसमें से ऋग्वेद कौन सी संधि है। अगर इसको हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, ऋक धन वेद बराबर हो जाएगा ऋग्वेद। तो तुरंत हम लगा देंगे कौन सी संधि, व्यंजन संधि को लॉक कर देंगे, यानी कि व्यंजन संधि को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगर आपको आधा शब्द बीच में मिल जाता है, यारा लावा के पहले नहीं, क्योंकि इसमें देखो यारा लावा नहीं है, इसमें क्या है, गा है। अगर आपको ऐसे शब्द मिल जाते हैं समझ लीजिए व्यंजन संधि है। अगर यारा लावा के पहले आपको आधा शब्द मिल जाता है तो समझ लीजिए कौन सी संधि है, स्वर संधि है। स्वर संधि में यड़ संधि है। क्लियर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।